हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 7th क्लास की हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है फ्रेंड्स? हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की जो बेटियाँ हैं, ये चैप्टर नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो नागार्जुन जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 30 जून 1911 को उनका जन्म हुआ था और 5 नवंबर 1998 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो देखो, नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को जयेश पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। ठीक है, नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री नाम से उपरचनाएं की। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरूणी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन जी भी बचपन से ही यात्री हो गए। किसके साथ हो गए? अपने पिताजी के साथ। ठीक है, आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इनकी रचनाएं। सबसे पहले मैथिली रचनाएं जो हैं चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाछ, ये क्या हैं? इनके कविता संग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद है उपन्यास कौन से हैं? देखो, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेसर नाथ, नई पोध, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्र तारा, कुंभी पारो, आसमान में चांद तारे, ये सारे क्या हैं? इनके उपन्यास हैं। ठीक है, व्यंग्य भी इन्होंने लिखा है। देखो किस पे? अभिनंदन। ठीक है, निबंध संग्रह अत्रहीनम क्रिया नाम, बाल साहित्य, कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियाँ। ठीक है, फिर इन्होंने बांग्ला में रचनाएं भी लिखी है। मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। फिर है कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली, और एक है युगधारा। ठीक है, तो ये इनकी क्या है? इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखो, इनका पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए नवाजा गया था। ठीक है, उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में नामांकित कर सम्मानित भी किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी है ना जो नागार्जुन जी हैं, उनकी रचनाएं हैं और भाई उनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं वो हैं। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से नहीं देखा था, बड़ी गंभीर बात। देखो, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसको? जो कि लेखक किसकी बात कर रहे हैं? ये नदियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ठीक है, बिल्कुल शांत। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियाँ लगाया करता था। यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ मौसी की गोद में खेलता है ना, तो वैसे ही वो क्या करते थे? वो जो नदियाँ हैं उनमें डुबकियाँ लगाया करते थे, खेलते रहते थे। ठीक है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर जैसे कि आदमी होता है एक व्यक्ति, तो उसके जब छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बैठाता है, वैसे ही हिमालय के कंधे पर, यानी कि हिमालय के पहाड़ों में जा करके पहाड़ से जब उन्होंने किसको देखा? पहाड़ से जब उन्होंने उन नदियों को देखा, तो वो क्या कहते हैं कि मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी कि जब हम नीचे से उनको देखते हैं, पास से उनको देखते हैं नीचे से, तो वो क्या है? हमें इतनी विशाल और बड़ी दिखती हैं, पूरे मैदान में फैली हुई दिखती हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो वो ये बिल्कुल ही पतली सी, दुबली सी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनका उछलना कूदना
देखो जैसे ये अगर ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही ऐसे यहाँ से देखो ये आ रही हैं, ये नदियाँ जो हैं इधर से आ रही हैं, ठीक है, ये पतली पतली सी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल यहाँ पे इनके पास में खड़े होकर इनको देखते हैं ना तो ये हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसी की बात की गई है। अब देखो, खिलखिला कर हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर, ठीक है। मतलब कि जब ये पहाड़ों पे से उतर के आती है ना नदियाँ, तो ये ऊपर नीचे होती हुई आती है लहरों के साथ में। लेकिन जब ये क्या होती हैं, जब ये समतल मैदान में चली जाती हैं तो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, ठीक है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। देखिए, यानी कि जब मैं किसी लेखक कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या फिर कोई कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, जो पत्तियाँ होती हैं ना फूलों की, ठीक है, उन पे मेरा ध्यान अटक जाता है, तो तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं दिखाई देता, ठीक है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर होता है। यानी कि जब नदियाँ जो हैं उफनती हैं या फिर मतलब कि लहरें आती हैं उनमें, तो उनको देखकर जितना ऐसा लगता है ना कि भाई वो लेखक को कभी नहीं लगता, मतलब कि जो वो किसी लड़की को या कलियों को देखते हैं तब भी ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा? जो बर्फ़ जल नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। किन के बारे में कह रहे हैं? ये नदियों के बारे में कह रहे हैं। और ये जो देवदार, चीड़ वगैरह ना, ये एक तरीके के पेड़ों के नाम होते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर है कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। यानी कि जब ये हिमालय कहाँ पे है? हिमालय हमारे भारत की उत्तर दिशा में है। तो जब उत्तर दिशा में जाके ये कहते हैं कि उत्तर में जाके पूछो कि जो हिमालय है वैसे तो बहुत ही विराट है, लेकिन वो मौन है, शांत है, ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियों के नाम है। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये दो नाम, ये नाम है ना, क्वेश्चन में आए हुए थे। आपका स्टेट का PYQ मैंने जब देखा था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हिमालय की जो दो बेटियां हैं उनके क्या नाम हैं। तो एक का है सिंधु और एक का है ब्रह्मपुत्र। तो आप इसको है ना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्याज, चेनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यानी कि जब कभी क्या कहता है कि भाई जब ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम आते हैं ना, तो सारी ही नदियां जो हैं ऐसे हमें एकदम से दिखाई देने लगती हैं और वो ऐसे आंखों के सामने नाचने लगती हैं, ठीक है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र में प्रवाहित हो रही है। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि अगर हम रियल में देखें ना, तो रियल में जो ये नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ये जो हिमालय है, हिमालय से जो बर्फ़ का पानी है उनके बूंद बूंद इकट्ठा होकर जब ये जमा होती है और बहती हैं तो ये एक महानदी का रूप ले लेती है। वही नदियाँ हैं ये कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं कि भाई कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। उसके बाद देखते हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, यानी कि मैदान से नीचे से इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में तो शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करते हैं। यानी कि वो ऊपर से नहीं देख सकते, तो वो जो नीचे मैदानों से जिन्होंने देखा है तो उनके तो दिमाग में भी नहीं आएगा, उनके तो ख्यालों में भी नहीं आएगा, ठीक है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है।
क्या कहता है कवि? कवि ये कहता है कि भाई जो मैदान से इन नदियों को देखते हैं नीचे, तो उनको इनकी असलियत नहीं पता होती कि भाई ये कहाँ से निकल के आती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करते हैं, यानी कि जब जो एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उनकी बच्चियाँ होती हैं, तो वो बच्चियाँ जो हैं अपने घर में, अपने माता पिता के घर में वो बहुत ही अच्छे से खेलती हैं, मतलब कि बेफिक्र होकर, ठीक है, बाहर भीतर हर जगह खेला करती हैं, ठीक है, नंग धड़ंग होकर। तो ये कभी क्या कहते हैं कि भाई वो जो चीज़ है, जैसे एक बच्ची होती है छोटी, वो अपने पिता के घर में ऐसे ही खेती रहती है, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो वो शांत हो जाती है, मतलब शांत रूप धारण कर लेती है, और उनकी जो शादी होकर फिर वो क्या हो जाती है, अपने पति के घर में चली जाती है। तो हिमालय की बेटियों के बारे में कहा गया है कि वे जो हिमालय की बेटियाँ हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, वो क्या जब रंग धड़ंग होकर अपने जो पिता है हिमालय की गोद में खेलती हैं, अब वो और लोगों के लिए भले ही आकर्षक यानी आकर्षण का बिंदु नहीं होती, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो से हिमालय है ना, वो क्या है, वो ससुर बन जाते हैं और उनके दामाद कौन बन जाते हैं, वो समुद्र उनके दामाद बन जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने जो समुद्र है उनको इनकी बेटियों यानी नदियों के पति कहा है और हिमालय के दामाद कहा है, और हिमालय को ससुर का रूप दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, यानी कि दरअसल जो उस कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता, लोक मतलब कि जो लोग हैं वो उनको माता मानते हैं नदियों को, ठीक है। तो ये काका कालेकर जी हैं, वो एक अच्छे कवि हैं हमारे, तो उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनाने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? क्यों? क्योंकि भाई सभी नदियों को सरस्वती का नाम दे दिया, सरस्वती नदी जो होती हैं, यमुना नदी का नाम दे दिया, तो इस तरीके से है ना, गंगा नदी का नाम दे दिया। तो ये जो नदियां हैं, इनको हम माता बनाने से पहले क्यों ना हम बेटियों के रूप में देखें, और देखें तो क्या हर्ज हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलें तो इन्हें अगर हम इन्हें प्रेयसी की भावना से देखें, अगर हम बेटियों की तरह से और बेटियों से भी ज़्यादा देखें, तो हम क्या है, इनका जीवन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और प्रेयसी की भावना से देखेंगे तो हम उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ममता का एक और धागा भी है जिसके हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी कि कितने ही कवि हैं, कितने कम कवि हैं जिन्होंने इनको बहन का स्थान दिया है। एक नदी मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो थोड़ी की बात है, यानी कि थोड़ी देर क्या होता है, तिब्बत की मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। अब जो कई कहते हैं ना कि भाई तिब्बत की बात है कि मेरा जो मन है ना वह उचट गया था और तबीयत जो थी ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था, जो सतलुज नदी है उनके किनारे जाकर बैठ गया था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए थे पानी में, यानी कि जब वो दोपहर के समय पे वो कहाँ पे बैठ गए थे, नदी में बैठ गए थे, मतलब कि किनारे पर बैठ गए थे और पैरों को पानी में लटका दिया था, ठीक है। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, यानी कि थोड़ी ही देर में उनकी जो तबीयत जो ढीली हो गई थी, ख़राब सी हो गई थी, वो ठीक होने लगी थी, ठीक है। और उनका मन जो था वो ताज़ा हो गया था, तन और मन ताज़ा हो गया, और मैं तो गुनगुनाने लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या गुनगुनाया वहाँ पे बैठ के, वो इधर हमें ये बात दी गई है। देखो, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचर बहन तुम्हारी, कि जय हो सतलज, सतलज को कहते हैं सतलुज जो हमारी नदी है, कि जय हो, उनको बहन बोल के उन्होंने संबोधित किया है कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचर बहन तुम्हारी, कि तुम्हारी जो लीला है बहुत ही अपरंपार है, कि मैंने अपने पैरों को पानी में डाला और मेरा मन तरोताज़ा हो गया और मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। हुआ मन मुदित, मन हटा खुमारी, यानी कि मेरा जो मन है मुदित हो गया, अच्छा हो गया, और मन हटा खुमारी यानी कि और जो मेरी थकान है वो क्या है, हटने लगी थी, ठीक है। मैं जाऊं बलिहारी, और मैं तुम पर बलहारी जाना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, कि तुम तो बेटी हो और तुम्हारे जो पिता हैं वो कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, हिमालय हैं। चिंतित यानी कि चिंतित हैं लेकिन बहुत ही चुपचाप
हैं। प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारा। प्रकृति नटी यानी कि जिस तरीके से जो ये होते हैं ना कि भाई साइकिल पे चल के सर्कस करके दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नटी होते हैं, ठीक है, नट नटी कहते हैं इनको। तो वो कहते हैं कि प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय की। तुम्हारे जो चित्रपट है ना कि भाई उन पे तुम्हारी छाप बिल्कुल अद्भुत है, अलग है, ठीक है। और यह हो सतलज बहन जय हो सतलज बहन तुम्हारी, कि भाई वो क्या कहते हैं कि भाई हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप